नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में मतदान के बाद मतगणना का इंतजार। मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर किया मंथन। विभाग में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने किया आयोजन। सीआरपीएफ ने ग्रामीणों के बीच बांटी सामग्री। बुद्धि में महिला की आकस्मिक मौत के बाद में जांच समिति गठित। 4 सदस्यीय जांच समिति का किया गया गठन। समिति को दिए गए जांच पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश। धमतरी में एक भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार महिला को कुचला। मौके पर महिला की मौत। करसोल में आंवला नवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना। महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा। परिवार में खुशहाली की कामना। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के राजनीति हलचलों के बीच में एक बड़ी खबर सामने है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस भेजा गया। ये नोटिस पूर्व मंत्री और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के जरिए नोटिस भेजा है। और बृजमोहन से बड़ा गुंडा कौन है? बृजमोहन हमले की नौटंकी कर रहे हैं, बयान पर मानहानि का नोटिस भेजा है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को सहित समस्त थाना प्रभारियों के साथ में बैठक की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने पर शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही ठंड के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चोरी की घटनाओं के बढ़ने की संभावना के मद्देनजर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों को रात में गश्त पुख्ता और मुस्तैद करने और बाहरी व्यक्तियों पर सतत निगाह रखने को कहा गया है। लोहागांव, पहाड़ी, धोबी घाट और 11C माइनिंग के पास में आईईडी की सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा बीडीएस और सीआईएसएफ किरदूर की टीम ने मौके पर पहुंचकर नक्सलियों के प्लांट किए गए सीरियल बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। और यह भी बताया जा रहा है कि नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत में सीआईएसएफ की एक पार्टी इलाके में गश्त के लिए निकली थी और जहां पर रास्ते में पहाड़ियों पर नक्सली ने भी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगाया था, जिस पर सीआईएसएफ की पार्टी को वायर जमीन से ऊपर निकालकर दिखाई भी दिया, जिसके बाद में सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को दी गई और सीआईएसएफ पार्टी और बीडीएस दंतेवाड़ा की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सीरियल बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। लगातार सुर्खियों में बनी हुई मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने सागर में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने रेहली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव और पुलिस प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए। ज्योति ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना जैसी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही इतने वरिष्ठ नेता मुझे लेकर अनगढ़ बयान भी दे रहे हैं। और ज्योति ने यह भी कहा कि अपने अनगढ़ बयानों को लेकर यदि गोपाल भार्गव 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते तो मैं और मेरे समर्थक दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए, पूरी जो घटनाक्रम है वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहां पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गड़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गड़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गड़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र में मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ।
और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है आज। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत हरई जनपद के ग्राम बसूरिया में शहीद मेजर सुनील कहार को सभी ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी विशाल मेले का आयोजन किया गया और इनामी कबड्डी का आयोजन भी किया गया, जिसमें अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की टीम से लगभग आर्मी, बीएसएफ और एसएसबी और साथ ही आपको बता दें कि एमपी पुलिस ने 50 सैनिकगण मौजूद रहे और शहीद मेजर सुनील कहार को नम आंखों से याद किया गया। इस कार्यक्रम में अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा का विशेष योगदान रहा और साथ ही स्थानीय विधायक कमलेश प्रताप शाह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर छिंदवाड़ा से है। आपको बता दें कि जहां पर बसूरिया में शहीद मेजर सुनील कहार को सभी ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी है और हर साल की भांति इस साल भी विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की टीम ने लगभग आर्मी, बीएसएफ और साथ ही एसएसबी और एमपी पुलिस के 50 सैनिकगण भी मौजूद रहे। साथ ही इनामी कबड्डी का आयोजन भी किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर इनामी कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें अर्धसैनिक बल भी और साथ ही आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी और पुलिस के 50 सैनिकगण मौजूद रहे। शहीद मेजर सुनील कहार को नम आंखों से याद किया गया और इस कार्यक्रम में अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा का विशेष योगदान रहा। स्थानीय विधायक कमलेश प्रताप शाह और अन्य जनप्रतिनिधि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत करेंगे सभी हमारे उपस्थित सभी जितने हमारे भी। कोतवाली थाना पुलिस ने 3 मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किया है और पुलिस ने बताया कि बीते दिनों सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से बाइक सवार युवक लोगों के मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी यूसुफ कुरैशी ने पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी और आपको बता दें कि एसपी के निर्देश के बाद में गठित पुलिस टीम मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 3 मोबाइल स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें कि 3 मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए और साथ ही सूचना मिली थी कि अलग अलग जगहों से बाइक सवार युवक लोगों के मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने पुलिस टीम गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और इस दौरान 3 मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार किए गए, उनके पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। घटनाओं पर हमने तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी बात बताई, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए, उस दिशा निर्देश के तहत हम लोगों ने काम किया। इस पर से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन से जानकारी प्राप्त हुई कि 3 लड़के, जिसमें से एक का नाम सूरज साहू, एक का नाम सूरज और तीसरा ही संजय करके है, संजय साकेत, सूरज साकेत, ये तीनों जो है मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। तो सूचना पर हम लोगों को पकड़ा तो इनपे 3 मोबाइल प्लस एक एक्स्ट्रा मोबाइल भी मिला है। वो एक्स्ट्रा जो मोबाइल मिला है वो भी कहीं लूट का है, उनको हम उसका पता लगा रहे हैं, इसकी लूट का है। इसके अलावा एक CT 100 गाड़ी बरामद हुई है। मोबाइल की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है और इसके अतिरिक्त एक अरहम और तमंचा एक बदमाश को पकड़ा है। प्रदेश भर में देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तुलसी पूजा का मंडप बनाने के लिए गन्ना और पूजन सामग्री से बाजार सज चुका है। बाजार पूरी तरह से तैयार है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं और वहीं इस बार गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जो गन्ना 100 से 120 रुपए जोड़े के हिसाब से बिक रहा था, इस बार उसका दाम 170 रुपए जोड़ा हो चुका है और इसके बावजूद लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा और आज शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह के साथ में देवउठनी एकादशी का पर्व संपन्न हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर लोग गन्ने की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि गन्ने की जो कीमत थी वो पिछले साल जो गन्ना 100 से 120 रुपए जोड़े के हिसाब से बिक रहा था, इस बार उसके दाम 170 रुपए जोड़ा हो चुका है। इसके बावजूद भी लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं और साथ ही शुभ मुहूर्त
में जो है तुलसी विवाह किया जाएगा और देवउठनी एकादशी का पर्व समापन हो जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही और प्रदेश भर में देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन हम लोग उपवास रखते हैं और गन्ना को मंडप बनाते हैं, तुलसी माता के सामने रखकर पूजा करते हैं। उसमें सिंघाड़ा, कोचई, कांदा जो भी रहता है, चना भाजी, लाल भाजी सब मिलाकर पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन देवउठनी के दिन दीपावली के 11 दिन बाद भगवान विष्णु उठते हैं और इसके बाद से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम इसी के बाद से शुरू होता है। 4 महीना जो बंद रहता है वो अभी शुरू होगा और इसमें मान्यता है कि गन्ने के मंडप में शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह करते हैं। जैसा विवाह होता है वैसी सामान्य विवाह होता है, वैसी भगवान का विवाह करते हैं। उसके बाद पटाखे फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। देवउठनी एकादशी में हम गन्ने से मंडप बनाते हैं और तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी चौरा में हम शालिग्राम रखते हैं। मंडप की तरह अच्छे से सजाया जाता है, विधि विधान से पूजा किया जाता है और मान्यता है कि देवताओं का लंबे समय से शयन के बाद वो उठते हैं। इसके बाद सभी शुभ कार्य का होना माना जाता है कि आश्वस्त होते हैं लोग कि इसके बाद जो भी होगा कार्यक्रम होगा शुभ कार्य के लिए आसानी से किया जा सकता है। गन्ने का 80 रुपये जोड़ी, 60 रुपये भी है, 70 रुपये भी है। देख के है गन्ना ऐसा नहीं, पिछले साल से वही रेट चल रहा है। हाँ, तो इस साल हो सकता है तो कल बढ़ भी जाएगा, ऐसा है। गन्ने का रस रेट बढ़ जाएगा। स्टॉक अभी कम है, रात में पता नहीं और गिर जाएगा, क्या ठिकाना है। देवउठनी एकादशी के पर्व है और यहाँ तुलसी माता की पूजा करे जाते। मंडप के रूप में गन्ना के यूज करे जाते और तुलसी के पूजा शाम को ऐसी किए जाते जिसमें वो फूल वगैरह, माला वगैरह से ऊपर स्मरण करे जाते और पूजा आरती किए जाते हैं। क्या रेट लगा रहा है पिछले साल से? पिछले साल के क्या रेट? गन्ने का भी इस साल तो 80 रुपये लगा रहे हैं, 80 से 100 रुपये तक है। पिछले साल भी ऐसे थे सेम रेट। में कोई व्यापन नहीं, कोई व्यापन नहीं। छत्तीसगढ़ के संभाग में 17 नवंबर को शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद में अब 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य के लिए 5 जिलों में आए लगभग 141 अधिकारियों को मंगलवार को आवश्यक प्रशिक्षण जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा में दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर 17 नवंबर को शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य के लिए 5 जिलों से आए लगभग 141 अधिकारियों को मंगलवार को आवश्यक प्रशिक्षण जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा में दिया गया। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 141 अधिकारियों को मंगलवार को आवश्यक प्रशिक्षण जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा में दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 141 अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उड़ीसा की ओर से दोपहिया स्कूटी में नशीली टैबलेट लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को नशीली दवाओं के साथ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बसना से ये पूरा मामला है और साथ ही बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक मुखबिर सूचना मिली कि एक एक्सेस स्कूटी बिना नंबर जिसमें 2 व्यक्ति पदमपुर उड़ीसा से नशीले टैबलेट को बिक्री करने बसना की तरफ आ रहे हैं और साथ ही सूचना पर बसना पुलिस टीम की तरफ से सिटी ग्राउंड बसना मुख्य रोड पर नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है
और चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही 2 पहिया स्कूटी बिना नंबर को घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ये पूरी खबर बसना से है, जहां पर थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है और उड़ीसा की ओर से 2 पहिया स्कूटी में नशीली टैबलेट लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को नशीली दवाओं के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतदान प्रक्रिया के समापन के बाद में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में एक बैठक रखी थी, जिसमें उन्होंने सभी उपस्थित जनों द्वारा मतदान दिवस तक निर्वाचन की प्रक्रिया में आपसी समन्वय और टीम भावना से किए गए कार्यों की भी सराहना की। और इसी के साथ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतदान प्रक्रिया के समापन के बाद में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिला संयुक्त कार्यालय में सभा कक्ष में एक बैठक भी रखी और जिसमें उन्होंने सभी उपस्थित जनों द्वारा मतदान दिवस तक निर्वाचन की प्रक्रिया में आपसी समन्वय और टीम भावना से किए गए कार्यों की सराहना भी की। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में निर्वाचन में किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई और टीम भावना से किए गए कार्य की भी सराहना की गई। और इसी के साथ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार लंबित आवेदन के निराकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार से छठ मनाकर रायपुर लौट रहा एक परिवार नेशनल हाईवे 130 पर हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर नाले के पास में तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बस में घुस गई। हादसे के बाद में बस पलट गई और जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि कार में सवार 14 साल के किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बिहार से छठ मनाकर रायपुर लौट रहा एक परिवार नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जिसपे तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बस में घुस गई, जिसके बाद हादसे के बाद में बस पलट गई और जबकि कार के परखच्चे भी उड़ गए हैं। वहीं कार में सवार 14 साल की किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के ग्राम पंचायत रामटेक में रहने वाले एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ झाड़ियों के पीछे मिलने से गांव में हड़कंप मच गई। साथ ही आपको बता दें कि युवक को पहले तो गला दबाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जब वे गला दबाने से नहीं मरा तो उसके सर पर पत्थर से कुचलकर आरोपियों ने उसे बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और मृतक गांव की ही रहने वाली एक युवती को रोजाना छेड़ा करता था, इसलिए युवती के पिता ने आक्रोश में आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। और वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना स्थल पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर ग्राम रामटेक से कनकवीरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामटेक से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव का रहने वाला वासुदेव खड़िया, जिसकी लाश खेत की झाड़ियों के पास प्राप्त हुई थी, शव पंचनामा ग्रामीणों से पूछताछ पर जो भी शंका जाहिर की गई, तत्संबंध में पंचनामा करके पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया था। पीएम रिपोर्ट में हत्यात्मक जो लक्षण पाए जाने से इस संबंध में कार्रवाई करके विधिवत कार्रवाई की गई और इसमें ये मामला स्पष्ट हुआ कि गांव के ही रहने वाले टीकाराम खड़िया और उसकी बेटी पुष्पा खड़िया ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। पुष्पा खड़िया के द्वारा उसे गला दबाने में सहयोग किया गया था। जब वो पूरा नहीं खत्म हो पाया तो उसके पिताजी के द्वारा पत्थर के सहारे उसके सिर पर वार किया गया था। इसका कारण ये स्पष्ट हुआ कि जो आरोपी बता रहे हैं उस अनुसार पुष्पा खड़िया को मृतक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिस पर से मना करने के दौरान दारू के नशे में इस घटना को अंजाम दिया गया है।
सीहोर में वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है, जिससे हर व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके और उनका पालन कर सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और आपको बता दें कि यातायात पुलिस की तरफ से सभी पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल पंप संचालक में समन्वय कर सभी वाहन चालकों से भी अपील की गई कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यातायात पुलिस का ये जागरूकता अभियान और यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी जारी रहेगी। मामला झाबुआ जिले के थाना तहसील के अंतर्गत खवासा चौकी के अंतर्गत का है। आपको बता दें कि घटना के अनुसार जंगल की झाड़ियों में एक महिला का शव देखा गया। महिला विवाहित बताई जा रही, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर में हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, ये शासन प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य भी रहा है। और इसी के तहत बस्तर जिले में नेत्र से संबंधित बीमारी मोतियाबिंद से जिले को निजात दिलाने के लिए 23 से 30 नवंबर तक दोबारा से सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा। और कलेक्टर विजय दयाराम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नेत्र चिकित्सक के लिए विशेष अस्पताल अंबा की सुविधाएं मरीजों को जरूरत के अनुसार मिलने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं बालाघाट में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत में जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के बाद में अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आरओ और एआरओ के साथ में मतगणना के संबंध में बैठक ली। और बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या, गणना पर्यवेक्षकों और माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण के संबंध में मंथन भी किया गया। विलयगढ़ विधानसभा के धान उपार्जन केंद्रों में भी विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू भी हो गया है और ऐसे में किसान धान बेचने मंडी बहुत ही कम पहुंच रहे हैं। और कयास भी लगाया जा रहा है कि किसान भी चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान पुनीराम टंडन ने बताया कि वो भी धान बेचने मंडी आए और 24 क्विंटल धान बेचा है और धानों की नमी चेक करके ही धान मंडियों में लिया जा रहा। वहीं केंद्र प्रभारी राजेश आदित्य और गिरजा शंकर साहू ने भी बताया कि धान उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं और किसानों को कोई परेशानी ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही आगे कहा कि अभी वर्तमान में किसान बहुत ही कम धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। छोटा किस्म का फसल अभी कट रहा है और जो बहुत बड़ा किस्म के अंतर्गत आते हैं वो फसल थोड़ा लेट है। बिक गया धान। नमी वगैरह चेक किए? हाँ चेक किए, नमी और बराबर नमी चेक हो रहा है। कितना धान बेचे आप? मैं अभी 60 तौल दिया हूँ धान। 24 क्विंटल। क्या रेट में खरीद रहे हैं? 2183 रुपए। इस बार क्या लग रहा है, धान को लेकर किसानों में उत्साह है? नहीं, सामान्य है। अभी जो चुनावी घोषणा हुआ है उसका भी असर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? तो अभी तो मंडी शुरू हुआ है और किसान में उत्साह तो है। ठीक है, अभी आवक कम है, मोटा धान ज्यादा आ रहा है। हाँ, मोटा का ज्यादा खरीदी हो रहा है। यहाँ लगभग पंजीयन के बेस पे 71,000 कुंटल लगभग है। किसानों की क्या व्यवस्था है यहाँ? किसानों की क्या छाँव है, यहाँ पेड़ पे पानी वानी व्यवस्था रखा है पीने वोने के लिए। सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर किसानों। अब तक कितनी खरीदारी हो गई होगी? अब तक इसमें कल के डेट में 2834 कुंटल टोटल खरीदी हुआ है। अभी तक 49 किसान का धान खरीदी किया गया है, जिसमें के 1460 कुंटल 80 किलो हुआ है। अभी किसानों के लिए क्या व्यवस्था रखा गया है यहाँ पर? किस टाइप का व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, बरदाना सब पर्याप्त मात्रा में है। किसाने कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ?
अभी कम मात्रा में आ रहे हैं, जिससे कटाई हुआ है उसके हिसाब से धीरे धीरे अभी तक आ रहे हैं। धमतरी के केसकाल घाट की सड़क काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसकी रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया गया। रिपेयरिंग के बाद में निश्चित रूप से यहां पर आने जाने वाले वाहनों को काफी सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी घाट पर रिपेयरिंग कार्य प्रगति पर होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और यहां साधारण कार्य शुरू होने की वजह से गाड़ियों को केसकाल से सिहावा धमतरी रायपुर रूट पर डाइवर्ट किया गया है और इस वजह से सिहावा बोरई रोड में भारी जाम भी लगा हुआ है। और आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार यह रिपेयरिंग कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।